जीएसटी रेट कट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑटो इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि वो एक हायर टिकट आइटम है, जो आपकी 2 लाख की बाइक पहले 28% जीएसटी में आती थी, अब वो कम होके 18% पे आएगी, अगर आपकी बाइक 350 सीसी से अंदर है तो। सिमिलरली अगर आपकी कार छोटी है, मतलब हैचबैक है और 1200 सीसी के अंदर आती है, तो आपका जीएसटी भी 28% से कम होके सिर्फ 18% का ही लगेगा, जो कि 1 लाख तक की सेविंग्स है अगर आपकी कार 10 लाख तक की है तो। और इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट छोटी कारों का मारुति के पास है। इससे उसकी सेल्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि लास्ट क्वार्टर तक सबड्यूड थी। मारुति की सेल्स बढ़ेगी तो उसके कंपोनेंट प्रोवाइड करने वालों की भी सेल्स बढ़ेगी। और ये जीएसटी सिर्फ कार्स पे नहीं लगा है, बल्कि उसके कुछ कंपोनेंट्स पे भी लगा है, जिससे मारुति के लिए भी कंपोनेंट सस्ते हो जाएंगे। जो कंपनी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मारुति को सीट्स प्रोवाइड करती है। और उसने लास्ट क्वार्टर में अपना एक एग्रेसिव विजन 2030 भी अनाउंस किया है, और उसका नाम है इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स। इंडिया ऑटो सीट फ्रेम्स बनाता है। जब भी मैं सीट बोलता हूँ, सीट भी डिफरेंट कंपोनेंट से बनी होती है। उसमें स्टील का सीट फ्रेम होता है, देन उसमें सीट इंसर्ट्स होते हैं, फोम पैडिंग होती है, देन सीट का कवर होता है। अब वो कवर लेदर का हो सकता है, वो कवर कपड़े का हो सकता है, और फिर उस सीट को, उस कपड़े को काट के जो ट्रिमिंग होती है और सीट पे बैठाना होता है, उसे ट्रिमिंग बोलते हैं। तो एक सीट को बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस यूज़ होता है, और उसमें एनडीआर ऑटो सीट फ्रेम्स और सीट की ट्रिमिंग करता है। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second one, NDR Auto is in my personal portfolio. हमने देखा था कि एक सीट को बनाने के लिए सीट फ्रेम्स लगते हैं, सीट इंसर्ट्स लगते हैं, एंड सीट को ट्रिमिंग करनी होती है। तो एनडीआर ऑटो का जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग आइटम्स हैं, वो सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स हैं। अराउंड 80 to 90% जो इनका रेवेन्यू है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। सिमिलरली इनके जो कस्टमर्स हैं, वो है मारुति, टोयोटा, किया एंड सुजुकी। ये सुजुकी वो है जो बाइक बनाता है। तो इनका 70% जो है रेवेन्यू, वो मारुति से आता है, मारुति सुजुकी से आता है। और बाकी अब ये डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स में भी ये डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो 80-90% यहाँ से आता है सीट में फ्रेम्स और ट्रिम्स बनाने से, वो अब हल्के-हल्के सनशेड्स में डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, एम्बिएंट लाइटिंग में डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, बीआईडब्ल्यू सेगमेंट में जा रहे हैं। ब बीआईडब्ल्यू होता है बॉडी इन व्हाइट, मतलब छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बनाना, अपार्ट फ्रॉम जो ये सीट में बनाते ही हैं, उसके अलावा छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बनाना। तो इससे क्या होता है ना कि एक एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को आपका जो पूरा प्राइसिंग है, अगर आप सीट तो बेच रहे हो, सीट फ्रेम्स बेच रहे हो, ट्रिमिंग भी कर रहे हो, और भी चीज़ें करोगे, तो एक एक कार में जो आपका टिकट साइज़ है वो बढ़ जाता है। और यही एनडीआर ऑटो जो है वो उस पे फोकस भी कर रहा है। एनडीआर ऑटो ने विज़न 2030 दिया है। उसमें वे बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ एफवाई 30 हम लोगों अपना रेवेन्यू जो है 3000 करोड़ कर लेंगे। अब वो 3000 करोड़ करेंगे ऑर्गेनिकली, 1300 करोड़ और ऐड करके, और इनऑर्गेनिक जेवी करके 1000 करोड़ वहाँ से आएगा। तो अभी एग्जिस्टिंग में 700 करोड़ तो करते ही हैं, तो 1000 करोड़ इनऑर्गेनिक से आ जाएगा, इनऑर्गेनिक से 1300 करोड़ आ जाएगा, तो ये सम अप होके 3000 करोड़ बनता है। अब इन्हें 5 सालों में 3000 करोड़ करना है। तो मैंने ये एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू ब्रेकडाउन निकाला है अलग-अलग ईयर्स में, तो मुझे मिलता है कि एक मोटा-मोटा इन्हें 35% के कैगर पे ग्रो करना पड़ेगा टू रीच 3000 करोड़ के रेवेन्यू बाय द टाइम ऑफ एफवाई 30। अब कंपनी कहती है कि हमने इसे प्लान किया ऐसे कि हमारा जो मारुति पे पूरा फोकस था, हम उसे थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, टोयोटा में, किया में, और मारुति की अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, मारुति ई विटारा, उसमें उनकी सीट बनाने में थोड़ा डिफरेंट होता है। ईवी की सीट में थोड़ा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू वो नॉर्मल आपके आईसी इंजन वाली उससे। तो और वो कह रहे हैं कि अब प्रोडक्ट सेगमेंट में भी डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। अब प्रोडक्ट सेगमेंट, ये तो सीट फ्रेम्स बनाते हैं और ट्रिम्स बनाते हैं, तो ये और कह रहे हैं कि हम सनशेड भी बनाएँगे, एम्बिएंट लाइटिंग भी देंगे, बॉडी इन व्हाइट भी करेंगे। और उसके लिए इन्होंने डिफरेंट अपने प्लान्स बताए हैं कॉन कॉल्स में। तो वो बोल रहे हैं कि किया को कैटर करने के लिए हम लोग अनंतपुर में एक प्लांट लगाएँगे, जो कि लाइव होगा बाय द टाइम ऑफ एफ Q2 FY 26। फिर ये सीट इंसर्ट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इन्होंने एक सब्सिडरी खोली है सीट इंसर्ट करने की, जो कि FY 27 में लाइव होगी। अभी ये मारुति ई विटारा का इन्होंने लाइव कर दिया अपना प्रोडक्शन।
अब ये सिंस मारुति ई विटारा जो थी, वो उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम थोड़ा कम था लास्ट Q1 में, और शायद Q2 में भी थोड़ा कम आएगा। बट ये बोल रहे हैं कि H2 में पिकअप कर लेगा। अब जीएसटी कट हुए हैं तो उसका फ़ायदा यहाँ पे भी मिलेगा। देन इन्होंने किया में सीट ट्रिमिंग शुरू कर दी है, जो कि लाइव हो गई थी जैन 2025 में। फिर ये टोयोटा को कैटर करने के लिए एक औरंगाबाद में एक फैसिलिटी ले रहे हैं, जिसमें इन्होंने लैंड ली है, वो लाइव हो गई FY 29 में। तो ये बेसिक जेवीज भी कर रहे हैं, इन्होंने जेवी भी किया है एक हयाशी टेलम्पू से। अब ये इन्हें हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, एम्बियंट लाइटिंग में, नॉइज सप्रेशन में। तो ये सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए हैं, और उन्होंने बताया कि ये हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके एग्जीक्यूशन से हमें 3,000 करोड़ तक का रेवेन्यू मिलेगा बाय द टाइम FY 30। तो ये ही मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ सीट फ्रेम्स और ट्रिम्स कर रहे थे, तो अब क्या है कि इनका सीट इंसर्ट्स भी देंगे, एम्बियंट लाइटिंग भी देंगे, तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाएगा। ऑल्सो ये ओएम दूसरे दूसरे ओएम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो जो मारुति पे डिपेंडेंसी थी वो कम होके फिर टोयोटा और किया पे चली जाएगी। देन इनका एक प्लान रहता है कि जिस भी ओईएम को ये सप्लाई करेंगे, उसकी उसे पहले से ही जो सप्लाई कर रहा है जो कंपोनेंट्स, उसके साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर करेंगे 50-50 का। इन्होंने ये पहले किया के साथ किया, देन टोयोटा के साथ किया, और मारुति के साथ इन्होंने पहले भी किया है। तो इनका एक ये विजन रहता है कि टेक्नोलॉजी वैसे ट्रांसफ़र हो जाए और सेल्स में हम उनकी हेल्प कर दें। देन ये डेट फ्री कंपनी है, तो इन्हें जो भी और केपेक्स होगा वो इंटरनल एक्रूवल से ही होगा, और इस वजह से इनका जो पूरा प्रोडक्ट मिक्स है वो चेंज होगा, हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स आएंगे, तो इनका जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट को। ये डेटा मैंने कार्टरेट के अनाउंसमेंट से लिया है, वर्बेटिम, और वो बोल रहे हैं कि 74% उन्हें ग्रोथ मिली है उनके प्लेटफॉर्म पे, व्हेन दे आर कंपेयरिंग फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि लास्ट ईयर, और 60% की ग्रोथ मिली है पूरे अगस्त महीने में। उन्होंने बोला है कि ये दो चीज़ों पे कंट्रीब्यूट करती है, एक तो फेस्टिव सीजन, और जो अभी रेट जीएसटी के रेट कट हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि कितनी ग्रोथ आ रही है मार्केट, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के बारे में सर्च कर रहे हैं, अपनी बाइक्स के लिए सर्च कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पे। अगर ये इतनी ग्रोथ आएगी तो जाहिर सी बात है ये सेल्स में भी ट्रांसलेट होगा, और जब सेल्स में ट्रांसलेट होगा तो वो कंपोनेंट्स में भी ट्रांसलेट होगा। देन प्रोडक्ट्स जो ये डेवलप करना चाह रहे हैं हायाशी टेलम्पू से, उसमें अभी तक तो ये सीट पे काम करते थे, लेकिन अब ये सीट से हट के अब दूसरे प्रोडक्ट पे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो हायाशी टेलम्पू के पास बहुत सारे कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी है, जो कि ये जाके ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया ऑटो को। अब उसमें मैट आती है, शेड्स आते हैं, विंडो शेड्स आते हैं, वुड का साइलेंसर आता है, देन टूल किट आती है, देन आपका डेक बोर्ड आता है, फेंडर्स आते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, इसे ट्रांसफ़र होगी एनडीआर ऑटो को, तो फिर एनडीआर ऑटो इन टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करेगा ओईएम्स के। हमने देखा था कि लास्ट स्लाइड में कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कौन-कौन से न्यू बिज़नेस में सेगमेंट आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने कुछ हाइलाइट किया है कि कितना रेवेन्यू किस प्रोजेक्ट से आएगा। उसमें जो टोयोटा में औरंगाबाद में फैसिलिटी है, वो उसमें से अराउंड 200 करोड़ आएगा। यूजुअली इनका एसेट टर्नओवर 4 या 5x का रहता है। मतलब जितना ये खर्चा करेंगे उसका 5 गुना ये वहाँ से रेवेन्यू 1 साल में निकाल लेंगे। तो अभी ये मारुति में जो एक्जिस्टिंग फैसिलिटी है सीट की, वो भी बढ़ा के दुगनी कर लेंगे नेक्स्ट 2-3 साल में। तो वहाँ से भी 500 करोड़ आएगा। देन जो ये जेवी कर रहे हैं हायाशी टेलम्पू से, उस वहाँ से भी 400 करोड़ आएगा। देन जो अनंतपुर में किया का प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ से 100 करोड़ आएगा। तो ये हमें विजिबिलिटी दिख रही है कि 1200 करोड़ की, कि यहाँ से ये जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होना है आगे, वो मिल सकता है इन इन प्रोजेक्ट से। अभी आगे कौन कॉल होंगी तो ये क्लैरिफाई होगा कि ई विटारा वाले प्रोजेक्ट से कितना आएगा, देन टोयोटा वाले से कितना आएगा, सनशेड से कितना आएगा, एम्बिएंट लाइटिंग से कितना आएगा। तो जैसे जैसे हमें विजिबिलिटी मिलेगी तो हम लोग और रिफाइंड वे में उसका रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ये तो इनके पास है ही 1200-1300 करोड़। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इस साल FY 26 में वो अराउंड 1000 करोड़ करेगा। Q1 तक पहले यही गाइडेंस थी, बट Q1 में जब कॉन कॉल हुई तो मैनेजमेंट ने बोला कि क्योंकि सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा है उनका Q1 में, तो ये शायद वो 1000 करोड़ मीट ना कर पाए, और वो शायद शॉर्ट रह जाए 50-60 करोड़ से। इसलिए मैंने यहाँ पे बेस केस में 950 करोड़ का उनका रेवेन्यू फोरकास्ट लिया है। अब 950 करोड़ जो है वो 33% हायर है फ्रॉम द लास्ट ईयर, और अगर मैंने इसे देखूँ उसके नेट प्रॉफिट से,
तो वो 35% हायर है फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब हमें पता है कि पूरे इंडिया ऑटो में इन्होंने इतनी बड़ी गाइडेंस दी है, तो हर साल ये 35% ग्रो करेंगे। तो इसे देखते हुए मार्केट जो है इन्हें एक हायर प्राइस टू अर्निंग दे रहा है। इनके लास्ट 2-3 साल पहले देखोगे तो आप इन्हें 15-12 ऐसा पी मिलता था, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत कम करते थे। अभी ये ग्रोथ 30-35% के लेवल पे कर रहे हैं, तो इन्हें 40-45 इवन 50 भी पी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने 42 का पी लिया है। अगर मैं इस 42 को पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, तो मेरे को एक प्राइस मिल जाएगा, टारगेट प्राइस मिल जाएगा अराउंड 1300 रुपये का। यहाँ पे 12 टू बी एग्जैक्ट 1295। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो Q1 में आए थे 10.73, वो आगे चल के पूरे साल भर कंटिन्यू रहेंगे। और ये मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है कि इस इन मार्जिन पे वो आगे एग्जीक्यूट भी करेंगे। सिमिलरली मैंने बैड केस का देखा है। बैड केस में मैंने 26% का सेल्स ग्रोथ लिया है। उससे मुझे 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिला, जो कि 24% हायर है फ्रॉम द लास्ट ईयर। सिंस इसका सेल्स थोड़ा कम आया है जितना गाइड किया था, उसकी वजह से ये जो पी है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जो 30 अभी 42 का मिल रहा है, वो कम होके 30 का आ जाएगा। और उससे प्राइस निकलता है अराउंड 836, जो कि 16% डाउन है फ्रॉम करंट लेवल्स। अभी हम बेस केस का क्वार्टरली फोरकास्ट देखते हैं। ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इससे पता लगता है कि किसी भी क्वार्टर में अगर शार्पली रेवेन्यूज गिर रहे हैं, तो उस क्वार्टर से पहले हमें एक कॉल लेना पड़ता है कि स्टॉक में बने रहना है या एग्जिट एग्जिट करना है। क्योंकि अगर 36% की ग्रोथ एकदम से 0% या नेगेटिव हो जाएगी, तो वहाँ से स्टॉक अराउंड 10-20-30% भी करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्वार्टरली फोरकास्ट करना इंपॉर्टेंट है। और अभी हम देख रहे हैं इस क्वार्टरली फोरकास्ट में कि Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो ग्रोथ रेट्स हैं वो कम हुई हैं। बट यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, क्योंकि इन्होंने Q4 में अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम विजन 2030 ला रहे हैं, जो 3000 करोड़ हमारा FY30 तक हो जाएगा। तो उसे देखते हुए इंडिया ऑटो का जो स्टॉक है वो गिरा नहीं, और वहाँ से उसने स्टेबलाइज ही है तब से। अगर ये ग्रोथ रेट यहाँ से बढ़ेंगी, तो स्टॉक भी आगे परफॉर्म करेगा। मार्केट जो है वो ग्रोथ को बहुत वैल्यू को देता है, और अगर ये यहाँ से 36% और आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। अभी हम इसके एंटीथेसिस और रिस्क को थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि एनडीआर का 70% जो रेवेन्यू है वो मारुति सुजुकी से आता है। तो अगर मारुति के किसी भी सेगमेंट में कुछ स्लो डाउन होता है, तो उसकी वजह से एनडीआर ऑटो के भी रेवेन्यूज़ में स्लो डाउन हो जाएगा। और ये हमने केस देखा भी है कि जब ई विटारा का जो प्रोडक्शन है मारुति का वो स्लो डाउन हुआ, उसकी वजह से एनडीआर ऑटो के जो रेवेन्यूज़ हैं उस पे भी इम्पैक्ट आया। सिमिलरली ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। अनंतपुर में चल रहा है, औरंगाबाद में चल रहा है, इनका खुद की मारुति का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उस पे एक्सपेंशन चल रहा है। तो हो सकता है कि इनको रैंप अप करने में प्रॉब्लम हो, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो। पहले तो प्लांट बिठाना, फिर उसको उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करना, 2 प्रोसेस होते हैं इसमें। तो ये दोनों प्रोसेस में अगर डिलेज होंगे, तो इनका जो रेवेन्यू इन्होंने फोरकास्ट बोला है वो ये मीट नहीं कर पाएंगे, तो अगेन स्टॉक पे प्रेशर आएगा। देन ये जो जो नए बिजनेसेस में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ओएम पे किसी भी ओएम से ऑर्डर्स लेने हैं, तो इन्हें लोअर अपनी प्राइस पे बिड करना पड़ेगा, क्योंकि ओईएम भी अपना फ़ायदा देखेगा। तो वो देख हिट कर, अगर ये कम प्राइस पे कोट करेगा, तो उस पे उसके मार्जिन पे प्रेशर्स आएंगे। तो एंट्री लेने के लिए मार्जिन पे प्रेशर आएंगे, तो हो सकता है जो अभी EBITDA इनका 11-12% पे चल रहा है, वो कम होके 10% पे आ जाए। देन अभी जो है ना, रेयर अर्थ मेटल की शॉर्टेज चल रही है वर्ल्ड वाइड। उससे बनते मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स लगती है ईवी में। अब ईवी अगर प्रोडक्शन कम होगा, तो अगेन इनके पास जो ई विटारा है, वो ई विटारा का जो इनका प्रोडक्शन लॉस हुआ, वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि रेयर अर्थ की भी मेटल शॉर्टेज थी। देन इनका जो प्लान रहता है जेवी करना, इंटीग्रेशन करना हर दूसरी कंपनी के साथ, जिसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। अब उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर उस उसकी डिमांड ना आए, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ना आए, और वही इंटरेस्टेड ना रहे इनके साथ आगे कंटिन्यू करने में, तो एक पार्टनरशिप का रिस्क रहता है। तो ये कुछ रिस्क हैं जो आपको ध्यान देने हैं इंडिया ऑटो के इन्वेस्ट करने से पहले। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, प्लीज टेक अ मोमेंट टू रिव्यू दीज। And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share, and subscribe. If you have any questions, you can ask me in the comment section, and I'll see you guys in the next video.